हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निको स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसकी एनसीईआरटी ऑडियो बुक एक ही सेशन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ ही आपको वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड जो भी एनसीईआरटी है वो भी आपको मिल जाएगी इन हिंदी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से तात्पर्य समझते हैं कि यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः ये एक व्यापक परिक्षेप्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधित भी पहलुओं में जिनकी भावात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी सभी पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों की भी भूमिका प्रमुख है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जननांगों की किशोरावस्था एवं उनसे संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं और यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना विशेष रूप से जनन जोड़ी और वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, मां और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के फलस्वरूप क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्रावी संबंधित समस्याओं, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध करवाना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता होती है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस की जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है।
जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जो कि सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है। हमारी जनसंख्या, जो देश की आज़ादी के समय लगभग 305 मिलियन थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हम अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की है, लेकिन ये कमी नाम मात्र की हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार ये वृद्धि लगभग 2% प्रति हजार में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे देखे होंगे, जहाँ एक खुशहाल जोड़ी के साथ दो बच्चों का परिवार हम और हमारे 2 नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों में कामकाजी युवा दंपतियों ने हम 2 हमारा 1 का नारा अपनाया। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या के निपटान हेतु लघु परिवार के जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर हम कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो तो भी कम से कम हो। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध होते हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक रोध, आईयूडी, मुंह से लेने वाले गर्भ निरोधक, टीका रूप में, अंतरोप तथा शल्य क्रियात्मक विधियां। प्राकृतिक विधियां, ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर की अवधि बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहते हैं। इस तरह से मैथुन न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन एक अन्य विधि है, जिसमें पुरुष के संभोग के दौरान वीर्यस्खलन ठीक पहले जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्यस्खलन से ठीक पहले स्त्री से अपना लिंग बाहर निकाल देता है, वीर्य सेचन से बच सकता है। स्तनपान अर्थात लैक्टेशनल एमिनीरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आते चक्र शुरू नहीं होता। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से यानी कि अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यदि यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है, क्योंकि उपयुक्त विधियों से किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर हैं। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष व स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। कंडोम और आदि रोधक उपाय हैं, जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग पुरुष और स्त्री के लिंग पर ढक दिया जाता है और स्खलित शुक्राणु स्त्री के मार्ग में नहीं घुस सकते। ये गर्भाधान से बच सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नामक, जिसे निरोध कहते हैं, काफ़ी लोकप्रिय। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों, एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री व पुरुष दोनों ही कंडोम के उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वोल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली व फोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है।
भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतर्गर्भाशय युक्ति का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतर्गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है, जैसे कि ऑर्जी रहित आईयूडी, उदाहरण लिपिस लूप, तांबामोचक आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड, 375 कॉपर टी, तथा हार्मोन मोचक आईयूडी जिसे प्रोजेस्टेरॉन LNG20 आईयूडी। गर्भाशय के अंदर कॉपर सीयू आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उसकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाती है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोध की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टीका के रूप में लिया जाता है। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आर्तक चक्र के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने से 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उसकी गति मंद हो जाती है। गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य होती है। सहेली नामक नई गर्भनिरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉयडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसकी संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप के रूप में लगाया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग आईयूडी के उपयोग आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं, प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलअंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्र वाहक उच्छेदन वैसेक्टॉमी तथा महिलाओं के लिए फैलोपिन या नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। ये तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है और इसमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपाय का चुनाव एवं उपयोग से शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जनस्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जन्म जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मितली उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव, यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती हैं। यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये जो साइड में दे रखा है, एक बार इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्युदर विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया। इन अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से भी कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सीय समापन के लिए निम्न आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है कि गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित करना गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है, जिसे हम MTP भी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाए या नहीं। भारत सरकार ने इसकी दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति
प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या फिर रेप जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहाँ सगर्भता रहने की स्थिति में माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकता है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक हो सकता है। इसके बारे में एक से अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेवेदन का दुरुपयोग होता है। बहुधा से देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने और गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताया जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। यौन संचारित संक्रमण। कोई भी रोग संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या रतिज रोग या फिर वीडी या जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सुजाग, गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिस, जेनाइटल हर्पीज और क्लेमेडिया था, ट्राइकोमोनास, लैंगिक मसे, यकृतशोथ बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक एचआईवी आदि सामान्य यौन संचारित रोग है। इन सब के साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा कर दी गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृतशोथ बी तथा एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्ताधान या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकती है। यकृतशोथ बी, जननिक परिसर्प तथा एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना और इनका उचित ढंग से इलाज किया जाना चाहिए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र, गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द और सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती है, जबकि कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती है, जो कि श्रोणि श्रोतज रोग, पीआईडी, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता तथा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु के वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। यह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत, इसे बचाव का उपाय तो आपके हाथों में ही है। आप इन संक्रमणों को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में दी गई साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है कि तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करवाएं। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बद्ध अर्थात उन्मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद भी वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोग जन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाई नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद कर सकते हैं। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चे पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहलाती है। पात्र निषेचन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET एक ऐसा उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अंतर्डिंब वाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर
ZIFT कहते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसमें परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतरी युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है।